नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि कौन से 3 विचारों वाले लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी सीख देकर जाएगी, इसीलिए कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रुद्र प्रताप नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा रुद्र प्रताप के महल के निकट ही एक मनमोहक बगीचा भी था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फूल वाले वृक्ष लगे हुए थे। राजा के उस बगीचे में एक अद्भुत वृक्ष भी था, जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा रुद्र प्रताप ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त किया हुआ था, ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुरा कर ना ले जा सके। बगीचे का माली इसकी निरंतर देखभाल करता था। वह प्रतिदिन संध्या को इस वृक्ष के फलों की गिनती किया करता था और प्रातः होने पर भी उनकी गिनती करता था। उस माली का यही काम था। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह जब माली ने वृक्ष के फलों की गिनती की तो उसमें से एक फल कम पाया। तब माली शीघ्र ही राजा के महल में पहुंचा और राजा को एक फल कम होने का समाचार कह सुनाया। राजा रुद्र प्रताप माली के वचन को सुनकर तुरंत बगीचे में पहुंचे। राजा के लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था कि हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों का पहरा होने के बावजूद भी किसी ने एक सोने का फल चुरा लिया है। इस पर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़कर लाएगा, उसे उचित इनाम देकर सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। आज रात बगीचे का पहरा मैं दूंगा और उस चोर को पकड़ कर दिखाऊंगा जिसने हमारे बगीचे से फल चुराया है। राजा रुद्र प्रताप ने अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दी है। उसके बाद बड़े राजकुमार ने हर रात को उस बगीचे के चारों ओर पहरा देना शुरू किया। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने फलों की गिनती की तो एक फल कम था। राजकुमार ने सोचा, मेरे पहरा देने के बाद भी किसी ने फल चुरा लिया है। उसने सुबह यह बात राजा को बतला दी। राजा रुद्र प्रताप ने देखा कि उनका पुत्र सोने के वृक्ष की रक्षा में असफल रहा है। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर ने फल चुरा कर ले गया है। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र ने अनुमति मांगी और कहा, पिताजी, आज मैं वृक्ष की सुरक्षा करूंगा और मैं देखूंगा कि फल किसके द्वारा चुराया जा रहा है। राजा ने उसे भी अनुमति दे दी और कहा, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की अच्छी चौकसी करो। सुबह तक चोर हमारे हाथों में होना चाहिए। अब राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए चल दिया। पूरी रात पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। सुबह राजा रुद्र प्रताप को सूचना दी गई कि फल गायब है। यह सुनकर राजा और सभी दरबारी काफी चिंतित हो गए। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश बैठे हुए थे। तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र वहां पर आया और कहने लगा, पिताजी,
मुझे भी आज रात पहरा देने की अनुमति दें। मैं भी तो उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ कि वह चोर कौन है। मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि अगर आज रात मैंने पहरा दिया तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहता था क्योंकि वह उसे सबसे अधिक कमजोर मानते थे। राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, जब तुम्हारे दो बड़े भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर पाओगे? इसीलिए बेटा तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा, पिताजी मुझे एक मौका दीजिए। राजकुमार ने बार बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार राजा उसे पहरा देने की अनुमति दे दिया। छोटा राजकुमार बगीचे की सुरक्षा के लिए पहुंच गया और रात में बगीचे की रक्षा करने लगा। वह सोचने लगा कि आज रात मैं किसी भी स्थिति में नहीं सोऊंगा और उस रात चोर को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित भी करूंगा। राजकुमार अपनी नींद पर विजय पाकर उस पेड़ पर नजर बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ते हुए आया और उस पेड़ पर बैठकर फल खाने लगा। राजकुमार को देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में पकड़ करके वहां से जाने लगा। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, परंतु यहाँ तो एक पक्षी था। उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और तोते को निशाना बनाया। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वह तोता बहुत ही चतुर था और राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ा, फिर भी वह तीनों बार वहां से बच निकला। लेकिन एक तीर से उस तोता का पंख टूट गया था। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुना दी और उस सुनहरे पंख को राजा को दे दिया। उस सुनहरे पंख को देखकर राजा बहुत ही अचंभित हुआ और उस पंख को हाथ में लेकर राजा बार बार देखने लगा। उन्होंने कहा, बेटा जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरे तोते के साथ ही सुंदर दिखाई देगा। राजा तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, बेटा अब मैं चाहता हूँ कि कोई उस तोते को पकड़ कर ले आए। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आया और कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दें, मैं उस तोते को खोजकर आपके पास ले आऊंगा। राजा का बड़ा बेटा सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे हिरण आराम कर रहा था। राजकुमार ने हिरण को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और उस तीर को छोड़ने ही वाला था। तभी वह हिरण कहने लगा, राजकुमार मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ कि आप सुनहरे तोते की खोज में हैं। अगर आप मेरी सलाह मानो और मैं जो रास्ता बताऊं उस पर चलो तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। राजकुमार ने अपना तीर उस हिरण पर नहीं चलाया और हिरण से कहने लगा कि तुम मुझे उस सुनहरे तोते का पता बतला दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हिरण कहने लगा, राजकुमार तुम यहाँ से सीधे चले जाओ,
कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होगी। तुम उस गुफा में मत जाना। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी। वह गुफा जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। तुम उस जर्जर गुफा में प्रवेश करना। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। राजकुमार बोला, तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो? चालाक हिरण, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और इसके बाद उसने तीर चला दिया, लेकिन वह चालाक हिरण बच निकला। इसके बाद राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह जंगल में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वास्तव में दो गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ और सुथरी थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गया और वह उसी सुंदर गुफा में जाकर के ठहर गया। वह यह भूल गया कि वह एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। इस तरह कई दिन गुजर गए। उसने ना तो उस तोते की खोज की और ना ही घर वापस आया। इधर फिर राजा रुद्र प्रताप ने अपने दूसरे पुत्र को अनुमति दी कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सुनहरे तोता को ढूंढने गया था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर ले आओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही उसे वही हिरण मिला जो उसके बड़े भाई को मिला था। हिरण ने दूसरे राजकुमार से भी वही बातें कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की ही तरह उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वह भी उसी सुंदर गुफा में चला गया और वहां से हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो गया। वह भी भूल गया कि वह क्यों आया था। इधर जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं लौटा तो राजा रुद्र प्रताप के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं सुनहरे तोते की खोज करने जाऊंगा और उस तोते को पकड़ कर लाऊंगा। फिर राजा ने कहा कि जब तुम्हारे दोनों बड़े भाई उस तोते को नहीं ढूंढ पाए तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे? इसीलिए तुम शांति से घर पर बैठो। और राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब राजा ने मजबूर होकर उसे जाने की अनुमति दे दी। अपने भाइयों की ही तरह छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर उस सुनहरे तोते की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही हिरण मिला। राजकुमार ने अपना धनुष निशाने के लिए साधा। तभी हिरण ने कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने उस हिरण की बातों को गौर से सुना और कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हिरण खुश होकर कहने लगा, राजकुमार, आप मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्योंकि आपने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया है और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूँ। ऐसा कहकर हिरण राजकुमार को लेकर गुफा पर पहुँच गया, जहाँ उन्हें दो गुफाएं दिखाई देती थीं। वह राजकुमार उस हिरण की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में पहुंचा और वहां रहने का स्थान बना लिया।
रात भर आराम करने के बाद सवेरा होने पर वह आगे बढ़ा और आगे उसे ही हिरण फिर मिल गया। तब वह हिरण राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है। बस इस रास्ते पर चलते जाइए। आपको एक बहुत ही खूबसूरत महल मिलेगा जहाँ पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। उन सिपाहियों से डरिएगा मत और सीधा महल के अंदर चले जाना, क्योंकि सिपाही इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के अंदर जाना और महल के कमरों को पार करके तुम्हें उस जगह पर लोहे के पिंजरे में रखा तोता नजर आ जाएगा। उस तोते को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन वहां पर एक स्वर्ण से जड़ित पिंजरा भी रखा होगा। आप गलती से भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस लोहे के पिंजरे से तोते को निकाल कर उसे स्वर्ण से जड़े हुए पिंजरे में डालोगे या डालने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद उस हिरण के कहे के अनुसार राजकुमार कुछ ही समय में उस महल के निकट पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि पहरेदार सभी सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। राजकुमार बिना किसी भय के सीधे महल में प्रवेश कर गया और कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में कैद था और उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए थे। राजकुमार तुरंत ही पहचान लिया कि यह फल उसी के बगीचे से चुराए गए थे। जब राजकुमार सुनहरे तोते को लेकर वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर पास में रखे एक अन्य पिंजरे पर पड़ गई, जो हीरों से सजा हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर था। उस पिंजरे में बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वह पिंजरे की चमक धमक में उस हिरण की बात को भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस हीरे से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। तोता नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर उस स्थान से कुछ दूर भी नहीं जा पाया था। उस तोते की आवाज सुनकर कई सिपाही उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राजकुमार को याद आया कि हिरण ने उसे क्या कहा था और उसने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाही के द्वारा बंदी हूँ। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछताछ की तो राजकुमार ने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा, राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने आए थे। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका भी देता हूँ। अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले जाओ तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें यह सुनहरा तोता भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने हेतु राजा की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही हिरण उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर हिरण को पूरी कहानी सुना दी। हिरण कहने लगा, राजकुमार,
आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने पहले ही आपको समझाया था। अगर आपने वैसा ही किया होता तो आज आप इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार ने कहा, भाई मैंने बड़ी भूल कर दी, मुझे क्षमा करें और एक बार फिर मेरी सहायता करो। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता हूँ। यहाँ के राजा ने मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और सोने का हिरण नहीं ला पाया तो राजा मुझे वह सुनहरा तोता नहीं देगा और मुझे फांसी भी चढ़ा देगा। हिरण कहने लगा, ठीक है भाई, मैं आपको माफ करता हूँ। अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। हम यहाँ से कुछ दूर पर जाएंगे, एक अन्य राज्य में जहाँ एक महल है। उस महल के नजदीक एक बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा। अब वह रात को पहरेदार सैनिक नींद में होंगे। तब तुम्हें धीरे से जाना है और उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर ले आना है। लेकिन राजकुमार, याद रखना कि उसे मृग को बांधने के लिए वहां तुम्हें दो रस्सी मिलेगी, एक पुरानी साधारण रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, स्वर्ण की रस्सी को हाथ नहीं लगाना है। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह एक घोड़े की तरह दौड़ता है। राजकुमार ने कहा, भाई इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। हिरण ने उस राजकुमार को ठीक से समझाकर अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षण में उसे बगीचे के पास पहुंचा दिया। बगीचे के पास पहुंचते ही हिरण ने उसे नीचे उतारा और हिरण वहां से चला गया। राजकुमार ने महल के अंदर जाकर देखा कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण मृग को देखा। राजकुमार की दृष्टि एक कोने में पड़ी, सोने की रस्सी पर गई, जिसमें हीरे और मोती झिलमिला रहे थे। उसी के पास ही एक पुरानी और साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। राजकुमार ने सोचा कि इतने सुंदर स्वर्ण मृग को साधारण रस्सी से बांधना तो खराब लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी की चमक में खो गया। उसने वह साधारण रस्सी छोड़ दी और सोने की रस्सी उठा ली और उस रस्सी उठाकर जैसे ही राजकुमार हिरण को बांधने के लिए आगे बढ़ने लगा तो वह स्वर्ण मृग जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग के चिल्लाने से कुछ ही समय में सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। फिर सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस राजकुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, राजकुमार, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ। राजा बोला, राजकुमार, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हीरों से सजा खूबसूरत महल है, जहाँ एक बेहद आकर्षक राजकुमारी निवास करती हैं। यदि तुम उस राजकुमारी को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और बदले में तुम्हें यह सोने का मृग भी प्रदान कर दूंगा। अब तो फिर राजकुमार एक नए संकट में फंस गया था। उसे उस राजा की बात माननी ही पड़ी। अब वह राजकुमार हीरो से जड़ित उस महल को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उस राजकुमार को फिर से वही हिरण मिला और कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरी सलाह तो न मानी। अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो
आज यह नई परेशानी सामने नहीं आती। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें उस हीरे से बने महल तक पहुँचा दूँगा। तुम बस उस महल के बाहर छिपे रहना। जब राजकुमारी नहाने के लिए सरोवर में आए, तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात गांठ में बांध लो, आपको उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ ले आना है। चाहे वह कितनी भी विनती करे, उसे महल में वापस न जाने देना। फिर हिरण ने कहा कि राजकुमारी तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अभी अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उसकी इन मधुर बातों में न फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम फिर से एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार को सारी बातें समझाकर हिरण राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाकर उस महल की ओर चल दिया। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई और इस समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी को छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को राजी हो गई। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को हिरण की कही बातें अच्छी तरीके से याद थीं। वह सोच रहा था कि इस बारे में कोई गलती नहीं करूँगा। इसीलिए राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, यह संभव नहीं है। तुम्हें अभी और इसी समय मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी के आंसू बहते देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया और एक स्त्री के आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला दिया। इस प्रकार दया के वश में उसका मन भी पिघल गया। अंत में राजकुमार मान गया और कहा, राजकुमारी, तुम रो मत। थोड़ी ही देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा, इस समय महल के पहरेदार जाग उठे और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। वह राजकुमार बार बार गलतियां करता रहा। उस हिरण की बात उसने नहीं मानी। इधर सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा इस घटना से काफी क्रोधित था और उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को अनुमति दी कि फौरन इस राजकुमार को फांसी पर लटका दो। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक दुखी हो गया और राजा से विनती करने लगा। और राजा ने कुछ विचार करने के बाद कहा, मैं अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो, तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हमारे महल के सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती ही कम हो गई है। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और हमारी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमार महल से बाहर निकला और पहाड़ को देखने लगा। हालांकि उसके हाथ में तलवार थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशाल पहाड़ को वह 8 दिनों में कैसे तोड़ेगा।
राजकुमार काफी चिंतित था, लेकिन क्योंकि उसकी जान को खतरा था, उसने अपनी तलवार से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन व्यतीत हो गए। पहाड़ का एक भाग भी उसने नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थक कर और दुखी होकर बैठ गया। अपने किए पर पछतावा करने लगा। वह सोचने लगा, काश मैं अपने दोस्त हिरण की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दी है, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बातों को नहीं माना है। राजकुमार यही सब सोच रहा था। तभी उसने देखा कि वही हिरण सामने खड़ा था। हिरण कह रहा था, राजकुमार, कैसे हो? इस बार मैं आपकी मदद करने की इच्छा नहीं रखा था, लेकिन मैंने आपको 7 दिन से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देखा है, इसीलिए मुझे आप पर दया आ रही है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। हिरण कहने लगा, राजकुमार, अब तुम थक गए होगे, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। थोड़ी देर के बाद राजकुमार जागता है तो उसने देखा कि जहाँ पहाड़ था, वहाँ दूर दूर तक कहीं भी पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं था। अब वहाँ से महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जब राजकुमार के कार्य को देखा तो राजा उसके काम से बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने राजकुमार की सजा माफ कर दी और राजा ने अपने वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को साथ लेकर वहां से निकला। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में वही हिरण मिल गया। हिरण कहने लगा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तो आपको सोने का मृग और सुनहरे तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीज आपके मतलब की है, उन्हें प्राप्त करना ही है। अब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। तब राजकुमार कहने लगा, भाई, अब मुझे सोने का मृग और सुनहरा तोता कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, सुनहरा तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब हिरण कहने लगा, नहीं मित्र, तुम ऐसा काम भूलकर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब यह आपकी धर्मपत्नी है, इसे राजा को नहीं देना। हिरण कहने लगा, राजकुमार, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा काम करते जाओ। पहले तुम राजकुमारी को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाना। राजा राजकुमारी को देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का मृग दे देगा। और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बैठा लेना और वहां से भाग जाना। वह मृग घोड़े से भी तेज भागता है। राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजकुमार ने जब हिरण की योजना के मुताबिक कार्य करना आरंभ कर दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसी राजा के पास पहुंचा जिसके पास सोने का मृग था। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सोने का हिरण उपहार में दे दिया। राजकुमार ने तुरंत हिरण पर सवारी की और राजा से विदाई लेने का अनुरोध किया। वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर
उस हिरण को तेजी से दौड़ाते हुए महल से बहुत दूर निकल गया। राजा बस देखता ही रह गया। आगे रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह हिरण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को देखकर हिरण ने कहा, राजकुमार, अब तुम यहाँ से जाकर उस सुनहरे तोते को भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर सुनहरे तोता वाले राजा के पास जाओ। वह राजा सोने के मृग को देखकर प्रसन्न हो जाएगा। और लोग प्रसन्नता में आकर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे और बुरे का विचार त्याग देते हैं। उसी समय लोग सोच समझकर काम नहीं करते हैं। आप उस राजा के हाथ से उस तोते का पिंजरा ले लेना और मृग पर बैठकर भाग जाना। ऐसे में कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। इधर उस हिरण के कहे के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सुनहरा तोता मांगा। राजा ने उसे तोता का पिंजरा राजकुमार के हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही उस तोता का पिंजरा राजकुमार के हाथों में दिया तो राजकुमार सोने के मृग पर बैठकर वहां से भाग निकला और बेचारा राजा उसे देखता ही रह गया। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमार को फिर वही हिरण मिला। राजकुमार उस हिरण से कहने लगा, मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से मेरे पास सुंदर राजकुमारी है। सुनहरा तोता भी मिल गया और स्वर्ण भी मिल गया। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूँ। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? हिरण कहने लगा, मित्र, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तब आप मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस हिरण के मुख से ऐसी बात को सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने राजकुमार से कहा, भाई, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है। इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान लिया जाए तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता हूँ। राजकुमार की इन बातों को सुनकर हिरण बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, मित्र, यदि आप मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है। मेरी इन दो बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसे फांसी लगने वाली हो। राजकुमार सोचने लगा, मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसे फांसी लगने वाली हो। राजकुमार उस हिरण की ये दो बातें सुनकर उस हिरण से विदा ले लिया। राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ उस हिरण की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ गया। अब राजकुमार उस सुंदर गुफा के पास पहुंचा जिस गुफा में उसके दोनों बड़े भाई गए हुए थे। उस गुफा के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे। राजकुमार ने जब लोगों से इसका कारण पूछा, राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ पर दो लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। उन लोगों की बात सुनकर राजकुमार ने देखा कि जिन दो लोगों को फांसी होने वाली थी वह उसके दोनों बड़े भाई थे।
उसके दोनों भाई तब से उस सुंदर गुफा में रह रहे थे और कई बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। राजकुमार व्यक्तियों के बीच रहकर वे दोनों गलत कामों में पड़ गए थे। शराब पीने वालों के साथ रहते थे, वह शराबी बन गए थे। इन सभी बुरे कामों के कारण उन्होंने गुफा में रहते हुए गुफा वासियों से बहुत सारा धन मांगा। उनका धन न चुकाने से परेशान होकर गुफा के लोग उन दोनों को फांसी देने जा रहे थे। राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम धन ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। गुफा के लोगों ने धन स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुंचे। बड़े राजकुमार ने सुझाव दिया कि वह वहां थोड़ी देर आराम करे और जलपान के बाद आगे की यात्रा जारी रखे। बड़े भाई की बात को सुन करके छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तीनों राजकुमार कुएं पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उनके दोनों बड़े भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमार को सोने के मृग पर बैठाया और सोने के पिंजरे के साथ दोनों राजकुमार अपने नगर वापस लौट आए। राजा के पास पहुंचकर दोनों राजकुमार कहने लगे, पिताजी, हम सुनहरा तोता पकड़ कर लाए हैं और हम सोने का मृग और इस खूबसूरत राजकुमारी को भी लाए हैं। राजा और नगर के लोग राजकुमारों के इस काम से बड़े ही प्रसन्न थे। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश न थी। वह राजकुमारी बार बार रोती रहती। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी राजकुमारी खुश नहीं हुई और ना ही सोने का मृग और तोते ने भी खाना पीना छोड़ दिया। इधर उस छोटे राजकुमार को जिस कुएं में धक्का दिया गया था, वह भी जिंदा बच गया था। क्योंकि उस कुएं में पानी कम था, वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे अपने मित्र हिरण की बातें याद आईं और वह हिरण की सलाह न मानने पर अपने आप को कोस रहा था। तभी वहां वही हिरण प्रकट हुआ। हिरण कहने लगा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, परंतु मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर उस हिरण ने कुएं में एक रस्सी डाल दी, जो जल्दी लंबी हो गई और राजकुमार तक पहुंच गई। और राजकुमार को उस हिरण ने बाहर निकाल लिया। वह हिरण राजकुमार से कहने लगा कि तुम अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना, तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उस हिरण की बातें सुनकर राजकुमार अपने राजमहल में वापस लौट आया और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिला। उस भिखारी को राजकुमार अपने वस्त्र दान कर दिया और उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर राजकुमार अपने राजमहल में पहुंच गया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही वह सुनहरा तोता और स्वर्ण मृग आवाज करने लगे और दाना पानी खाने लगे। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। अब उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। यह सब देखकर राजा सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, महाराज, आपके दोनों बेटों ने मिलकर आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ गया है, जिसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह भी संपन्न हुआ है और मैं इस राजकुमार के साथ अपने जीवन में सुखी रह सकती हूँ। राजा ने पूछा कि वह कहाँ है। राजकुमारी ने उस फटे कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया कि महाराज यही हैं, आपका छोटा राजकुमार। राजा अपने छोटे बेटे को पहचान गया। अब राजा का छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल गया। पहले राजा जिसे नासमझ समझता था, वही उसे अब समझदार और बहादुर मानने लगा। अब राजा अपने छोटे राजकुमार से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद राजा ने उस राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। दोनों बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से राजा बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने उन दोनों राजकुमारों को अपने राज्य से निकाल दिया और अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार उस हिरण को भी कभी नहीं भूल पाया था। एक दिन वह समय निकालकर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल गया। राजकुमार को देखते ही उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और पूछा, मित्र, आज आप यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, मित्र, आज मैं आपको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो, वहां तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हिरण बोला, नहीं मित्र, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम अब वापिस अपने राज्य को लौट जाओ। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। जब राजकुमारी तुम्हें देखेंगी तो वह बहुत ही खुश होंगी। वह भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। तब वह हिरण कहने लगा, मित्र, यदि सच में तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा एक काम करो, तुम मुझे तीर से मार दो, यही मेरी इच्छा है। मैं हिरण नहीं हूँ, मुझे एक जादूगर ने जादू से हिरण बना दिया है। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है और राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दो तो मैं उस जादू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने राज्य वापस लौट जाऊंगा। राजकुमार को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और हिरण के ऊपर छोड़ दिया। उसे तीर के लगते ही हिरण तो मर गया और उसकी जगह एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया।